ओके तो ये कैमरा आ, और कने यार ना कोई यार क्लास ओके यस जी मैडम। तो हमने इस चैप्टर 3 को कंटिन्यू करना है, ठीक है। हम लोगों ने ये मिड टर्म में पढ़ा था थोड़ा सा, और बाकी हम लोगों ने अभी फाइनल टर्म इस चैप्टर को खत्म करना है। ओके सो हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल तक लास्ट क्लास में, ठीक है, यस यहाँ तक इस सॉल्यूशन तक हमने पढ़ा था। ये जो आपके पेपर में भी आया था, बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। मैम एक बात जी मैम, पेपर पे आपने रोशनी नहीं डाली मैम, ये पेपर कैसे हुआ है पेपर में क्या हुआ बच्चे? मैम? पेपर कैसे हुए और आज बच्चे कुछ बच्चों के पेपर्स बहुत अच्छे थे, जैसे अनीस हो गया, आप हो गए, निगार हो गया। इस तरह कुछ स्टूडेंट्स के पेपर्स बहुत अच्छे थे जो मुझे पढ़ के वाकई में बहुत खुशी हुई थी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के पेपर्स अच्छे नहीं थे। मतलब अच्छा, आप लोगों को वीडियो तो नजर नहीं आ रही ना? नो मैम। जस्ट स्क्रीन शेयर। जी मैम अगर आपको स्क्रीन शेयर में कोई इशू है तो मैं अपना शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ओके, नो आई एम जस्ट आस्किंग कि यू पीपल कैन ओनली सी द स्लाइड्स ना, नथिंग एल्स। यस मैम। ओके स्लाइड ऑन नहीं है सर। जी बच्चे, स्लाइड नहीं मैम, आपकी वो डेस्कटॉप नजर आ रही है, जब स्लाइड आप ऑन करेंगे तो हमें नजर आएगी। wait a minute, wait. You people cannot see the slides. You can No, only ma'am. see my desktop. यस मैम, यस मैम। Okay, wait, let me see. आप लोग पूछे थे कि मैडम कैसी थी पेपर्स। कुछ लोगों के पेपर्स बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे थे। स्पेशली मैं अनीस का कहूँगी, उसका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई उसका पेपर पढ़ के। उसने बहुत अच्छे तरीके से आंसर किए थे, जैसा मैं चाहती थी कि कोई बच्चा ऐसा पेपर अटेम्प्ट करे, तो उसने बहुत ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट किया था। बाकियों के भी बहुत अच्छे थे, जैसे निगार, मंजिर, एक दो और लोग थे। बट कुछ बच्चों ने बहुत ज्यादा जान छुड़ाई हुई थी। मतलब उनका पेपर पढ़ के मुझे लगा जैसे इन्होंने सीरियस ही नहीं दिया मिड टर्म एग्जाम को, उन्होंने जान छुड़ाई है और बस एक फॉर्मेलिटी पूरी की है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया था 10 मार्क्स का, तो उसमें कुछ बच्चों ने सिर्फ 2 लाइनें लिखी थी कि द INU शुड choose forward contract and it will avoid the price fluctuation. That's it. Nothing else was written. So if you are seeing that a question is of 10 marks, how can you just write 2 lines and then expect full 10 marks? So that was really disappointing. So we will continue the topic of basis risk. Okay? We have studied the यस हम लोगों ने बेसिस जो मेन है, पहले उसका थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड दोबारा से बता दूं ताकि आपको आगे समझ आए। सो बेसिस क्या होता है कि जब किसी भी एसेट की स्पॉट प्राइस में या फ्यूचर प्राइस में डिफरेंस होता है, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बेसिस। सो उससे रिलेटेड हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा था, एक न्यूमेरिकल किया था जो कि आपके पेपर में भी आया था। अब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। व्हाट टू डू टू रिड्यूस बेसिस रिस्क, ऐसा आपको क्या करना चाहिए जिससे बेसिस रिस्क कम हो जाए। One key factor affecting basis risk is the choice of the futures contract to be used for hedging. This choice has two components. अच्छा, एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप देखो, बेसिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर्स प्राइस ना। फ्यूचर्स प्राइस किस चीज की होती है? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राइस होती है। सो एक काम आप क्या कर सकते हो कि आप जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो आप सिलेक्ट करो, उसमें आप ख्याल रखो कि आपने किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट चूज करना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज खोला हो तो आपको पता होगा कि उसमें काफी डिफरेंट किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लेस देन अ मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, ठीक है। उसमें काफी ऑप्शंस होते हैं, क्वांटिटी में भी ऑप्शंस होते हैं। तो आपने किस किस्म का सिलेक्ट करना है, दो चीजों का आपने ख्याल रखना है व्हाइल सिलेक्टिंग द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। एक चीज क्या है, द चॉइस ऑफ द एसेट अंडरलाइंग द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। किस एसेट पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो। सो एक तो आपने उस एसेट को देखना है कि उस एसेट की स्पॉट प्राइस अभी मार्केट में क्या चल रही है, और उस एसेट की फ्यूचर में प्राइस वो क्या ऑफर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट। तो एक तो आपने वो कंपेयर करना है। फिर द चॉइस ऑफ द डिलीवरी मंथ। अच्छा, क्या इस चीज से फर्क पड़ता है कि आप एक चीज 1 महीने बाद खरीदो, 3 महीने बाद खरीदो? ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। अभी आप गोल्ड की प्राइस को देख लो, गोल्ड की तो बहुत ही वॉलेटाइल प्राइस है।
मतलब उसकी डेली प्राइस चेंज हो रही होती है। आज आप देखो एक होगी, कल आप देखो एक होगी, अगले हफ्ते देखो दूसरी होगी। सो जब आप डिलीवरी मंथ चूज करते हो तो जितना दूर मंथ होता है उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन का चांस होता है। ठीक है, अभी इस कोरोना की सिचुएशन देख लो, कोरोना में कुछ पता नहीं चल रहा, करेंसी एकदम आप देखोगे हफ्ते में इतनी ऊपर चली जाएगी यूरो वगैरह, अगले हफ्ते देखोगी डाउन आएगी। गोल्ड को देखो। सो आपने डिलीवरी मंथ ऐसे चूज करना है। फॉर एग्जांपल अभी स्पॉट प्राइस गोल्ड की 1,02,000 है, मैं कल रात को देख रही थी। अब आपने 6 महीने बाद का गोल्ड का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लिया, ऑफ कोर्स बेसिस होगा, स्पॉट और फ्यूचर्स में डिफरेंस होगा। 6 महीने बाद हमें क्या पता कोरोना खत्म होगा नहीं होगा, गोल्ड ऊपर जाएगा नीचे आएगा, वी हैव नो आइडिया। सो ऑफ कोर्स उसमें बेसिस जो है वो पॉजिटिव आएगा, उसमें डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर्स आएगा, क्योंकि सिचुएशन में देयर इज नो सर्टेनिटी, वी डोंट नो व्हाट वुड बी द आउटकम। सो ऑफ कोर्स बेसिस तो होगा, वो तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा। समझ आ रही है? यस मैडम। अब द चॉइस ऑफ द एसेट, अब इन्होंने दोनों कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया है। If the asset being hedged exactly matches an asset underlying a futures contract, the first choice is generally fairly easy. इसका मतलब है अगर मैं गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड hedge करना चाह रही हूँ और मुझे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी 24 कैरेट गोल्ड का ही मिल रहा है, तो फिर वो तो बड़ी आसान सी बात है। ठीक है, दोनों जो है वो 24 कैरेट है, उसमें तो कोई चॉइस की बात ही नहीं, ऑफ कोर्स आप वही कॉन्ट्रैक्ट लोगे। In other circumstances, it is necessary to carry out a careful analysis to determine which of the available futures contract has futures prices that are most closely correlated with the price of the asset being hedged. ठीक है, एक तो ये होता है कि अभी मैं जो 24 कैरेट गोल्ड hedge करूँ, 24 कैरेट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी है, फाइन। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मैं 24 कैरेट hedge करना चाह रही हूँ, 22 कैरेट का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, देन यू हैव टू सी कि कौन सा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सबसे क्लोज मैच में आता है, मतलब चलो इफ नॉट 100% मैच, 98-95% मैच में आ जाए। दूसरी चीज आपको ये देखनी होती है कि इनकी प्राइसेस कितनी क्लोज है, स्पॉट और फ्यूचर की प्राइसेस आपस में कितनी क्लोज है, कितना कम डिफरेंस है उनमें। ठीक है, सो आपको ये चीज भी देखनी होती है। ओके, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट कि डिफरेंस कम हो? हम क्यों बेसिस रिस्क को खत्म करना चाहते हैं? अगर डिफरेंस ज्यादा हो, इज इट अ गुड थिंग? मैडम अगर डिफरेंस ज्यादा हो तो फिर वो प्राइस को इफेक्ट करता है ना जो हम खरीदेंगे। नो, बट व्हाई इज इट अ बैड थिंग? मैडम डिफरेंस ज्यादा आएगा। अच्छा देखो, मैं बताती हूँ, इफ यू आर अ बायर और अभी गोल्ड की प्राइस 1,02,000 और फ्यूचर्स में लेट्स सपोज 1 लाख है या 95,000 है, आप तो बड़ा खुशी खुशी कहोगे यार मैं तो सस्ता खरीदूंगा, मैं तो ये जरूर कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। बट थिंक फ्रॉम द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाई वुड सेलर इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? अगर अभी वो मार्केट में 1,02,000 का गोल्ड बेच सकता है, वो 6 महीने बाद क्यों 95,000 का कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ करेगा? लाइक व्हाट इज ही गेटिंग? Maybe he is expecting the low prices of gold in future. Yes, maybe he's expecting कि प्राइस बहुत ज्यादा जो है वो गिर जाए तो मैं अभी से लॉक कर लूं। देखो, हर कोई अपने फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई किसी और के फायदे के लिए नहीं करता, हर कोई अपने ही फायदे के लिए करता है। मार्केट इक्विलिब्रियम रखने के लिए ये कोशिश होती है कि स्पॉट और फ्यूचर्स में डिफरेंस ना हो, ताकि मार्केट इक्विलिब्रियम में हो, वरना हर कोई जो है वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी देख रहा होता है, हर कोई पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी देख रहा होता है, फायदा बनाने की अपॉर्चुनिटी देख रहा होता है। फिर उससे ये होता है कि अगर तो आपको फायदा नजर आ रहा है जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप हेजिंग के लिए फ्यूचर नहीं करें कि आपको असल में हेजिंग करनी है, आप असल में रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं, नो, देन आपका पर्पस प्रॉफिट मेकिंग हो जाता है। एक तो है आपको जेन्युइनली सीमेंट की बोरियों की जरूरत है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपने बाकी में कंस्ट्रक्शन करनी है। दूसरा तरीका ये, आपको कोई जरूरत नहीं है सीमेंट की बोरियों की, आप इसलिए कर रहे हो कि मैं इसमें पैसा बनाऊं, आपको बोरियां चाहिए ही नहीं। तो जब आप सिर्फ पैसा बनाने के पीछे पड़ जाते हो, आपकी इंटेंशन होती ही नहीं है कि आपको वाकई में वो एसेट चाहिए 6 महीने बाद, तब एक तो उसमें डिफॉल्ट का चांस ज्यादा होता है, आपको लगेगा मेरा नुकसान है, यू विल बैक ऑफ, यू विल नॉट कीप योर प्रॉमिस। ठीक है, तो दूसरी चीज ये होती है कि लोग फिर पैसा बनाने में लग जाते हैं, असल जो बीच में प्रोडक्ट है वो उधर ही रह जाती है, क्योंकि वो तो चाहिए नहीं आपको, आपको तो पैसा बनाना है। Okay, now the choice of the delivery month. Generally, basis risk increases as the difference between the hedge expiration and the delivery month increases. अच्छा, अब ये आपको कहते हैं, जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसने एक्सपायर होना है दिसंबर में,
और आप कहते हो कि मुझे डिलीवरी फरवरी में चाहिए गोल्ड की, मुझे गोल्ड में चाहिए, तो जब जितना डिफरेंस आता है उतना फिर प्राइस भी चेंज होती है। ठीक है, देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में खत्म हो गया ना, आप दिसंबर में चीज उठाओ और काम खत्म करो। अगर आप कहते हो मुझे 2 महीने बाद चीज चाहिए, या चलो मुझे 2 महीने पहले चाहिए चीज, तो इन 2 महीनों में तो प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। व्हाई वुड द अदर पार्टी ऑनर योर रिक्वेस्ट? उसको तो लॉस भी इसमें हो सकता है ना। अगर वो आपको 2 महीने पहले चीज दे रहा है उसको लॉस हो सकता है, वो आपको 2 महीने बाद दे रहा है तब भी उसको लॉस हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि फ्यूचर्स और स्पॉट में प्राइस डिफरेंस इंक्रीज होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है उसी महीने में सीमेंट की बोरियां उठाओ, गोल्ड उठाओ, आटा उठाओ, चावल उठाओ, जिस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट है वो उठाओ और काम खत्म करो। ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट तब एक्सपायर होगा, मुझे पहले से चीज दे दो। भाई वो आपको पहले से चीज क्यों दे, क्या पता अभी इस वक्त जिस वक्त आपको चीज पहले से दे दे उस वक्त स्पॉट प्राइस मार्केट में बहुत ऊपर जा रही है, तो आपको क्यों चीज है, वो मार्केट में क्यों ना गोल्ड बेच के फायदा कमाए कि आपको दे। तो उससे रिस्क ज्यादा होता है कि प्राइस डिफरेंस होगा। सो ये हरकत नहीं करनी, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है तभी डिलीवरी हो, पहले बाद में ना हो। A good rule of thumb is therefore to choose a delivery month that is as close as possible to but later than the expiration of the hedge। ठीक है, मतलब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है, इधर hedge का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट है, जब वो एक्सपायर हो रहा है बस उसके क्लोजेस्ट टाइम पे आप उसको एसेट पहुंचा दो एंड कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। ये पहले या बहुत बाद में ये चीज नहीं होनी चाहिए, इससे डिफरेंस आता है प्राइसेस में और हो सकता है अगले बंदे का नुकसान हो, वो फिर अपने कॉन्ट्रैक्ट से बैक ऑफ कर जाए। Sometime a contract with a later delivery month is chosen. Can you imagine why? Might be the hedger has to take the delivery in cases which can be expensive. Acha, what does it mean? Sometime a contract with a later delivery month is chosen. Why? ये फिर आपको खुद ही कह रहे हैं, might be the hedger, hedger मतलब जो कि रिस्क अवॉइड करना चाहता है, जो कि hedge करना चाहता है। जैसे हम पेपर के केस में INU was the hedger ना, वो hedge करना चाह रहा था। Might be the hedger has to take the delivery in cases which can be expensive। ठीक है, देखो बाज दफा आप 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप 1-2 महीने का नहीं करते, आप 6 महीने का करते हो। आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको 6 महीने बाद बाकी में चीज चाहिए होती है, या ऐसा हो सकता है कि आपको टुकड़ों में चीज चाहिए, तो आप डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो। एक कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का, 1 2 महीने का, 1 3 महीने का, 1 6 महीने का। आपको इकट्ठी चीज नहीं चाहिए, आपको बिट्स एंड पीसेस में चीज चाहिए, तब आप डिलीवरी मंथ बाद का चूज करते हो। ठीक है, बट रिस्क अवॉइड करने के लिए कि डिफरेंस ना हो स्पॉट और फ्यूचर में, जरूरी है कि डिलीवरी मंथ और एक्सपायरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो, उनमें ज्यादा फर्क ना हो, वरना एक ना एक पार्टी का नुकसान जरूर होगा और वो पीछे हो जाएंगे। और फिर जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के जो बेसिक पर्पस है कि लोगों का रिस्क अवॉइड हो, वो फिर पर्पस भी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप एक पार्टी को इतना नुकसान दे रहे हो तो फिर क्या फायदा, फिर तो लोग फ्यूचर्स में आएंगे ही नहीं, फिर तो लोगों का एतबार ही खत्म हो जाएगा फ्यूचर से, फिर तो फ्यूचर्स का पर्पस ही नहीं है, फिर तो लोग नहीं आएंगे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में। समझ आ रही है? Exactly, मैडम। जी मैडम। ओनली अनीस इज लिस्निंग के बाकी भी सुन रहे हैं? हम लोग भी सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, यस मैम सुन रही हूँ। मैम वो आवाज दे रहा है कि गंदम की कटाई के लिए आ जाओ मैम। गंदम की कटाई के लिए? जी मैम दलो शुरू यहाँ करेंगे खाना में वो ओके। अब क्रॉस हेजिंग। ओके, क्रॉस हेजिंग। क्रॉस हेजिंग क्या कहते हैं? क्रॉस हेजिंग कहते हैं कि आपको जो चीज चाहिए उस पे कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं, जैसे आपको गोल्ड चाहिए तो फिर आप कोई और चीज पे हेज कर लेते हो। ठीक है, अब देखो, if there is no futures contract on the asset being hedged, use a cross hedge। क्रॉस हेज occurs when the asset underlying the future contract, मतलब underlying का मतलब है कि जिस एसेट के ऊपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, उसकी तो वैल्यू उस एसेट की वजह से होती है जिसपे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। खाली उस कागज के टुकड़े की क्या वैल्यू, उसके पीछे जो 40-50 सीमेंट की बोरियों की असल कीमत है। ठीक है, so cross hedge occurs when the asset underlying the future contract is different from the asset whose price is being hedged। समझ आ रही है ना, मतलब आप जो एसेट हेज करना चाह रहे हो उस पे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिल रहा। मैं 24 कैरेट गोल्ड हेज करना चाह रही हूँ, उस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। नाउ व्हाट विल आई डू? समझ आ रही है आपको क्लास?
जी मैडम जी समझ मैम। तो आ रही है। ठीक है, आई वांट टू hedge 24 कैरेट गोल्ड बट आई डोंट फाइंड एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन पाकिस्तान मार्केट एक्सचेंज। नाउ व्हाट शुड आई डू? अब मैं क्या करूं? मुझे तो hedge करना है और कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। मैं क्या करूंगी? मैं कोई ऐसे एसेट hedge करूंगी जिसकी प्राइस गोल्ड के साथ साथ मूव करती हो। तो उससे क्या होगा कि मैं एक चीज जो है उसको ऐसे ही ट्रीट करूंगी। फॉर एग्जांपल गोल्ड और डॉलर देख लो ना, डॉलर रेट ऊपर जाता है, गोल्ड ऊपर जाता है, सही? क्लास जब अभी ये लिंक खत्म हो जाए तो आपने वेट करना है 2-3 मिनट और उसके बाद वापस इसी लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन आ जाना है, ठीक है? बट वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स कि वो दोबारा से रिबूट हो जाए। ठीक है मैडम। ओके, सो अब गोल्ड और डॉलर की प्राइसेस साथ साथ मूव करती है। अगर आपको गोल्ड पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा तो आप डॉलर पे कॉन्ट्रैक्ट कर लो। बात तो एक ही है, प्राइसेस तो सेम जा रही है, इफेक्ट सेम होगा, ठीक है? और कौन सी चीजों की प्राइसेस एक साथ मूव करती हैं? सोचो जरा, किन दो चीजों Oil की